हेलो एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कंसंट्रेट करेंगे ईमेल कैंपेन के कुछ एडिशनल एस्पेक्ट्स पे। जैसे हमारे पिछले कई सेशंस आपने ऑलरेडी देखे होंगे, नहीं देखा है तो मैं को रिकमेंड करेंगे कि आप जाके हमारे चैनल पे देखें। हमने अभी तक जो कवर किया है मोस्ट प्रोबेबली, यदि आपने नहीं देखा है तो मैं आपको जिसमें ये बता दूं कि ईमेल कैंपेन का प्रचलन कैसे शुरू हुआ, डिजिटल मार्केटिंग के पहले से भी कैसे ईमेल कैंपेन बहुत ही इंपॉर्टेंट समझा जाता था और ईमेल कैंपेन का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है, ईमेल कैंपेन से सक्सेस इतना ज्यादा क्यों होता है। फिर ईमेल कैंपेन जब हम अप्रोच करते हैं तो जिस तरह का कंटेंट यूज करते हैं वो कैसा यूज करते हैं, कैसा करना चाहिए, सब्जेक्ट लाइन कैसा होना चाहिए। तो इसके बहुत सारे एस्पेक्ट पे हमने कवर किया है। इसके अलावा ईमेल कैंपेन से रिलेटेड कुछ चैलेंजेस होती हैं या कुछ रिकमेंडेशंस होती हैं, उनके काफी डिटेल में हम लोग गए हैं। तो इस सेशन में हम लोग कुछ एडवांस्ड और कुछ एडिशनल टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। हेलो प्रिंस, आई थिंक आज हम ईमेल कैंपेन पे थोड़ा सा और डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। यस सर, हमने बहुत ही डिटेल बात किया था पिछले में और आई थिंक जितने भी व्यूअर हैं उनको जाके देखना चाहिए। जहाँ पे जो मैक्सिमम जो जनरल टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं, हमने 10 से 12 क्वेश्चन कवर किया था, तो वहाँ पे आप देखिए, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को जरूर देखिए। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है कि जो टाइमिंग ऑफ ईमेल कैंपेन है, ठीक है ना, वो बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि हम सब ईमेल के कंज्यूमर्स भी हैं, ठीक है ना। हम सब वी ऑल रिसीव ईमेल्स फ्रॉम समबडी, ऑफिशियल, अनऑफिशियल, पर्सनल एंड ऑल। तो उसकी टाइमिंग जो है ना वो सबके लिए कोई मैच नहीं करती है। तो हो सकता है ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, पर्सनल फैक्टर्स या प्रोफेशनली कोई कैसे अलाइंड हो, उसके बेसिस पे सबका जो टाइम अलाइनमेंट होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। तो कंसीडरिंग ऑल दीज फैक्टर्स, ईमेल की टाइमिंग को हमें कैसे कंसीडर करना चाहिए, कौन सा एक पर्टिकुलर टाइम है जो ठीक होता है। ऑब्वियसली कोई यूनिक टाइम, वन साइज फिट ऑल कुछ हो नहीं सकता है। तो ये पूरा जो साइकिल है कि हम ट्रायल एंड एरर में पहले एक टाइम 1 में पहले करें, टाइम 2 में करें, टाइम 3 में करें, तो फिगर इट आउट कि कब हमारा वो आउटपुट जो है मैक्सिमम आए। तो ये पूरा साइकिल एग्जैक्टली हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये पूरा प्रोसेस यदि आप बताइएगा, आई थिंक व्यूअर्स को काफी नॉलेज होगा व्हाट इज दिस प्रोसेस एंड हाउ टू डू इट सक्सेसफुली। एज फार एज द टाइमिंग इज कंसर्न, मार्केटिंग कैंपेन में टाइमिंग का बहुत बड़ा रोल है। ऐसा कोई शॉर्टकट रूल नहीं बता सकता है कि हाँ चलो इस टाइम पे सब लोग भेज देंगे। द रीजन इज कि आंसर जो है ना फ्लक्चुएट करते हैं जिस तरह से इंडस्ट्री और डेमोग्राफिक्स चेंज होता है। तो जब इस तरह का सिचुएशन हो, जब आप श्योर नहीं होते हैं कोई चीज को लेकर, तो एबी टेस्टिंग आपको करना चाहिए। एंड दैट इज द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड कि आप डिफरेंट टाइम जोन के हिसाब से, डिफरेंट सेंडिंग टाइम के हिसाब से आप एबी टेस्टिंग कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ चीजें हैं कि जैसे सिंगल टाइम जोन है, आईएसटी टाइम जोन, अगर इंडिया टाइम जोन की बात करें तो यहाँ पे भी आप 6-7 टाइम जोन के साथ एबी टेस्टिंग कीजिए। आप 1000 ईमेल के साथ आप कैंपेन कीजिए, सेम सब्जेक्ट लाइन, सेम सब कुछ। यहाँ पे हमारा वेरिएबल है सिर्फ टाइम जोन। और देन यू शुड कंपेयर कि आउट ऑफ दिस 6 टाइम, लाइक हमने मॉर्निंग में 6 o'clock किया, 8 o'clock किया, 10 o'clock किया, 3 PM शाम को किया है, इसमें आप निकाल के देखिए कि कहाँ पे आपका ओपन रेट ज्यादा है। और ये आप सिर्फ एक कैंपेन नहीं, 2-3 कैंपेन को भी आप लगातार ट्राई करके 2-3 अलग अलग दिन में भी ट्राई करके देख सकते हैं कहाँ पे आपका कैंपेन अच्छा आ रहा है। इन दैट वे यू विल गेट द सम ऑफ द विनर्स, और उस विनर्स को ध्यान में रख करके आप उस पर काम कर सकते हैं। जब भी आप किसी टाइम जोन की बात करें तो टाइम जोन पे भी सेम आप एबी टेस्टिंग कर सकते हो। जैसे आपने डिफरेंट डेमोग्राफिक्स और टाइम जोन के साथ आपने कैंपेन किया है, तो जो चीजें आपने इंप्लीमेंट की है एक टाइम जोन के लिए, सपोज दैट कि आपने इंडिया स्टैंडर्ड टाइम में आपका विनर 8 AM है, आपको 8 बजे सुबह में अच्छा आपको ओपन रेट मिल रहा है, दैट इज द केस। तो आप सेम चीज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो यूएसए टाइम जोन के लिए, क्योंकि वहां के लोगों का बिहेवियर अलग है, वहां का थिंकिंग अलग है। तो यू शुड इंप्लीमेंट द सेम स्ट्रेटजी इन यूएसए, दैट माइट बी इट विल नॉट वर्क। आपको करना क्या होगा कि आपको वहां के हिसाब से फिर से एबी टेस्टिंग करनी होगी और आपको अपना विनर्स केस निकालना होगा। मींस कि आप सर्च करते हो इंटरनेट पे, बहुत सारे आंसर मिल जाएंगे कि इस टाइम पे कीजिए। जैसे मैं ही आपको बता, इंडस्ट्री में ऐसा माना जाता है कि 6 बजे और 8 बजे और 10 बजे ये 3 प्रीफर्ड टाइमिंग है, इसमें ही लोग ज्यादातर कैंपेन करते हैं। इसके पीछे साइकोलॉजी ये है कि सुबह उठ के अगर कोई मेल चेक करेगा तो 6 PM पे उसे दिख जाएगा कि हाँ ये 6 PM के आसपास आया था, तो आपके टॉप पे आने की संभावना है। क्योंकि लोग ऐसा मान के चलते हैं कि लोग 7-8 बजे के आसपास मेल चेक करते हैं। लेकिन अगर इंडिया में बात करें तो लोग, मुझे नहीं लगता सुबह उठ के मेल ही चेक करते होंगे। 8 बजे प्रीफर्ड टाइमिंग है। दैट इज द रीजन कि इंडिया में 8 AM के आसपास ओपन रेट ज्यादा होता है। द साइकोलॉजी इज ओनली कि आपके पास जो पाइल ऑफ ईमेल्स है, अगर 100 ईमेल्स आपको एक दिन में मिल रहे हैं, तो ऑब्वियसली जब आप फर्स्ट ईमेल पढ़ोगे तो ज्यादा इंटेंसिटी के साथ पढ़ोगे और लास्ट वाले तक जाते जाते हो सकता है कि आप डिलीट करना शुरू। तो जो मार्केटर्स हैं उनका जो मोटो यही होता है कि टॉप 100 में हम टॉप पे आए। मींस टाइमिंग ऐसी होनी चाहिए कि जो जितने भी मेल है उसमें हम सबसे लेटेस्ट हो, ताकि हम टॉप पे रहें, क्योंकि वहां तो ऐसे ही शॉर्ट होता है, जो सबसे लेट आया है वो सबसे टॉप पे रहता है। तो ये एक साइकोलॉजी है और ये साइकोलॉजी को ध्यान में रख के आपको अपना सेंड टाइम को ऑप्टिमाइज करना होगा। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, कुछ सेंडिंग टूल्स भी है। ऐसा नहीं आपको एबी टेस्टिंग के भरोसे रहना है, और बहुत सारे सेंडिंग टूल्स है, उसका आप यूज कीजिए और वो आपको ऑटोमेटिकली ऑप्टिमल टाइम बताएगा कि किस टाइम पे आपका जो यूजर है वो ज्यादा जो है आपके कैंपेन को ओपन कर रहा है, आपके ईमेल्स को ओपन कर रहा है। तो
बेस्ड ऑन दैट यू कैन यूज दैट पर्टिकुलर टाइम जोन जो कि उस टूल ने रिकमेंड किया है। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वो जो है आपके पूरे यूजर की बिहेवियर को एनालाइज कर रहा होता है रियल टाइम में, और वो जो रिकमेंडेशन देता है दैट माइट बी ऑल्सो वन। दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू कंसीडर व्हेन यू आर कंसीडरिंग द बेस्ट टाइम जोन फॉर योर ईमेल कैंपेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है पर्सनलाइजेशन ऑफ ईमेल। व्हेन वी रिसीव द ईमेल, हम सबको बहुत अच्छा लगता है कि कोई हमें अपने नाम से बुलाए कि हाय संजय, हाय प्रिंस, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू, या इट्स गुड टू कनेक्ट विथ यू। शायद आप किसी को जानते भी नहीं हो, वो उसको आपके नाम से पुकारे, तो इट्स गोज बाय द ह्यूमन साइकोलॉजी की वी लव दैट। तो ईमेल में पर्सनलाइजेशन का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोल माना जाता है। इसके अलावा अदर देन द साइकोलॉजी, क्या एग्जैक्टली इंपॉर्टेंस होता है पर्सनलाइजेशन पे? क्यों ये अचीव करना इतना बहुत जरूरी होता है? क्यों बहुत सारे टूल्स बने हुए हैं जो बेसिकली इंश्योर कि आपको वो ऑटो एनेबल करते हैं कि पर्सनलाइजेशन को आप बहुत इजीली, ये बहुत बिना भूले आप उसको याद करोगे। मतलब एक छोटा सा स्क्रिप्ट भी आप बना दो तो उसके हिसाब से पर्सनलाइजेशन जो है आपका वो हो जाता है। ठीक है, ईमेल स्ट्रेटजी में यदि आपको कहीं पे भी लगता है कि मेरा जो लेवल ऑफ पर्सनलाइजेशन है, चाहे वो क्वांटिटी या फ्रीक्वेंसी या जिस डेप्थ का पर्सनलाइजेशन आपको बियॉन्ड टेकिंग द नेम्स आल्सो भी चाहिए, तो वो पर्सनलाइजेशन का जो है वो मैक्सिमाइजेशन हम कैसे कर सकते हैं? कैसे इसको मैक्सिमम यूज करें, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी में यूज करें, मैक्सिमम टाइम्स यूज करें, ताकि दिस हेल्प्स अस टू इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ आवर ईमेल। सबसे पहले तो पर्सनलाइजेशन के बारे में बताना चाहता हूँ कि पर्सनलाइजेशन क्या है। पर्सनलाइजेशन में ऐसा माना जाता है कि जब आप हजारों लोगों को भेज रहे हो, सबका नेम अगर आप कॉल करोगे तो सबके लिए अलग अलग स्क्रिप्ट लिखनी होगी। आपको पोजीशन कॉल करना है, उसका एड्रेस करना है, जैसे हेलो प्रिंस एंड हेलो डिजिटल मार्केटर। तो जो भी टर्म या पोजीशन या नेम या फिर सिटी हम ले रहे हैं, ये इंडिविजुअली बनाना मुश्किल है। तो करते क्या है कि हमारे डेटा में डेटा पॉइंट्स होते हैं कि इसका फर्स्ट नेम ये है, लास्ट नेम ये है, उसका पोजीशन ये है, उसकी पिन कोड इतना है। तो उसकी जगह पे हम प्लेस होल्डर यूज करते हैं, और ऑटोमेटिकली जब उस पर्टिकुलर पर्सन को ईमेल ट्रिगर हो रहा होता है तो प्लेस होल्डर की जगह पे उनका वो वैल्यू आकर के फिल हो जाता है। जैसे हेलो प्लेस होल्डर नेम था वहाँ फर्स्ट नेम, बट वो बन जाएगा हेलो प्रिंस या प्रिंस। इस तरीके से वो पर्सनलाइजेशन वर्क करता है। तो दैट इज कॉल्ड पर्सनलाइजेशन। एंड पर्सनलाइजेशन सिर्फ नेम और पोजीशन को लेके नहीं है, बहुत सारी चीजें की जा सकती है। मतलब प्रोडक्ट आपके पास अगर है तो प्रोडक्ट के रिकमेंडेशन को आप पर्सनलाइज कर सकते हैं। जो विश लिस्ट है मेरा, उस विश लिस्ट को आप पर्सनलाइज कर सकते हो। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन डू यूजिंग पर्सनलाइजेशन। इवन कस्टम completely it will be different for one person and for the second person. So that kind of customization you can achieve with the tools provide us that kind of script or that kind of customization. This is all about personalization. But बात आती है कि हम personalization करते क्यों? तो ये एक obvious बात है कि जब आप किसी को one to one संबोधन करते हो, जब one to one आप किसी को किसी उसके बारे में बताते हो कि देखिए हेलो प्रिंस, you have this problem and I have the solution. तो यहाँ लगता है कि अरे सच में ये तो मेरा नाम लेके बोल रहा है। इंगेजमेंट बढ़ती है, लोग अच्छा फील करते हैं और लोग पूरा ईमेल नहीं पढ़ते हैं उसकी वजह से। दैट इज द रीजन पर्सनलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट जब इतने सारे फायदे हैं तो हर कोई पर्सनलाइजेशन क्यों नहीं करता? व्हाट इज द स्ट्रेटजी जो फेल हो जाते हैं लोग पर्सनलाइजेशन? तो सबसे पहला चीज है कि समझ कि हम कितनी चीजों को पर्सनलाइज कर सकते हैं। दैट इज ऑल्सो वन थिंग। क्योंकि इन जनरल लोग 2-3 चीजों को पर्सनलाइज करते हैं, उन्हें लगता है कि हाँ हो गया काफी। क्योंकि टूल में भी लिमिटेशन होती है, तो आप टूल को कस्टमाइज करवा सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो दैट वन थिंग यू कैन इंप्रूव द लिमिटेड इफ योर टूल हैविंग सम लिमिटेशन, आप उसको भी इंप्रूव करवा सकते हो। बट आपको समझ होनी चाहिए कि हमें पर्सनलाइजेशन में क्या बतानी है। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि आपको पर्सनलाइजेशन को लेकर समझ, कितनी चीजें आप उसमें पर्सनलाइज करा सकते हैं जिसकी वजह से लोग झिझकते हैं। तो ये एक चीज करना चाहिए। दूसरा क्या है कि जब भी आप पर्सनलाइजेशन कर रहे हो तो उसके सपोज करो कि कोई प्रोडक्ट है, तो उस प्रोडक्ट सपोज अमेजोन से किसी ने प्रोडक्ट को विश लिस्ट में डाला है और उसको हमें पर्सनलाइज करना है, तो ऑब्वियसली कि वो पर्सनलाइजेशन हर एक पर्सन के लिए अलग अलग होगा। और जब हम इसको पर्सनलाइज कर रहे हैं तो लोग उसको पसंद करें। बट अगर हम सिंपल एक प्रोडक्ट डिटेल्स दे देते हैं कि हाँ इस पे हमारा ऑफर चल रहा है और इसी को सब लोगों को भेजना, तो मे बी दैट विल नॉट फिट टू एवरीवन। सबके रिकमेंडेशन अलग अलग हैं, सबके अपने अपने रिक्वायरमेंट है राइट नाउ, तो वो मे बी कि उनको अपील नहीं करेगा। लेकिन अगर मैंने एक पर्टिकुलर सेगमेंट जो उठाया, जो उनके विश लिस्ट है या फिर उनकी जो एड टू कार्ट में जो उन्होंने बटन डाला था, अगर वो लेके हम पर्सनलाइज कर रहे हैं और उनको मेल कर रहे हैं, तो ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपील करेगा। तो एक जनरल जो पर्सनलाइज करेंगे, जो हम सबको भेज रहे हैं एक ऑफर, और जो हमने ये किया जहाँ पे हमने विश लिस्ट पे डाला और या फिर उनके एड टू कार्ट वाले को डाला और तब जाके उनको रिकमेंड किया प्रोडक्ट, तो चांसेस यहाँ पे ज्यादा है कन्वर्जन के। उसके बाद क्या है, डायनेमिक कंटेंट हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे जो लोग जिस पेज पे हैं, जिस पेज को लिफ्ट
लीव करके चले गए, अगर हम ऑनलाइन शॉप की बात करें या हमारे वेबसाइट के किसी लैंडिंग पेज की बात करें जहाँ से उन्होंने अपने आप को लीव कर दिया, वहां से कट करके निकल गए, तो हम वहाँ डाल सकते हैं कि हेलो हाय प्रिंस, आई नो यू आर अ डिजिटल मार्केटर एंड लुकिंग फॉर ईमेल मार्केटिंग सर्विसेज बट यू लेफ्ट एट प्राइसिंग पेज। और ये प्राइसिंग पेज कस्टमाइजेशन है, क्योंकि हर कोई प्राइसिंग पेज पे नहीं छोड़ेगा, कोई हो सकता है कि वो उससे पहले वाले पेज पे छोड़ दे, बट चूंकि मैंने प्राइसिंग पेज पे छोड़ा था तो वहां पे क्या आएगा, प्राइसिंग पेज। एंड नाउ बिकॉज ऑफ दैट प्राइसिंग पेज देयर इज अ कंडीशन एज वेल, और वो कंडीशन क्या है स्क्रिप्ट में आगे है, आगे क्या है कंडीशन कि you left at the pricing page, so I thought you might be you are not well with the pricing, so I have a 10 or 20% discount for you for today only. If you are going to go with the purchase, it will help you to make your decision. तो ये इसलिए वैसा हो पाया पर्सनलाइजेशन और कंडीशन बेस्ड ऑन दैट पर्सनलाइजेशन, क्योंकि हमने उस लेवल की कस्टमाइजेशन की थी कि हाँ जो भी प्राइस पेज पे छोड़ेगा तो उसे इस तरह का जाएगा। सेकंड वन है कि किसी ने ऐड टू कार्ट पे छोड़ दिया है, इट मींस कि उसे हम नेक्स्ट क्या कर सकते हैं कि हेलो प्रिंस, हाउ आर यू, आई नोटिस दैट यू लेफ्ट द पेज एंड after adding the product into the cart, so might be you are busy or you distracted somewhere, so I wanted to remind you that if you are going to check out in next one day, I will going to give you a strict 10% discount, so just check it out, otherwise this offer will going to expire। तो यहाँ मैंने दो पर्सनलाइजेशन की बात किया, और ये सब काइंड ऑफ पर्सनलाइजेशन आजकल इंडस्ट्री में होता है। जानता हूँ कि लोग करते भी होंगे, बहुत सारे व्यूअर्स होंगे जो जानते होंगे और करते भी होंगे, बट द पॉइंट इज कि कितने लोग करें, परसेंटेज बहुत ही कम, यू हैव टू ऑप्ट फॉर दिस, अदरवाइज ऑब्वियसली जो नंबर की जो कन्वर्जन है वो कम होती है अगर पर्सनलाइजेशन कम हो। सो दैट यू शुड डू विथ योर ईमेल बॉडी, ईमेल सब्जेक्ट। नहीं, आपकी लास्ट बात से मैं काफी एग्री करता हूँ कि इवन इफ समवन हु नोज की पर्सनलाइजेशन की बहुत ही ज्यादा अहमियत है, या तो उनको उसकी उतनी नॉलेज नहीं होती कि पर्सनलाइजेशन के बहुत सारे लेयर्स हैं, सिर्फ नाम लेने से ही पर्सनलाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि वो सबसे विजिबल है, लोगों का वो इंडिकेशन हो गया कि चलो वही पर्सनलाइजेशन का नाम ही मतलब ही है कि वो बस अब नाम ले लिया हो गया। उसके अलावा बहुत सारी चीजें कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे आपने बताया कि बहुत सारे टूल्स हैं, स्क्रिप्ट्स हैं, उसको यूज कर सकते हैं। तो जरूरत है उसके डेप्थ में जाने की, तो इसीलिए एक रेगुलर ईमेल के बियॉन्ड यदि आप अपने ईमेल कैंपेन को बहुत ही इफेक्टिव बनाना चाहते हो, तो आप जिस भी टूल के साथ काम कर रहे हैं फॉर डूइंग द ईमेल कैंपेन, आप उसके उस एस्पेक्ट पे जाए जहां पे वो आपको बता रहा है कि किस तरह से बहुत ही इजी टू यूज स्क्रिप्ट को यूज करके आप बहुत ही डिफरेंट लेयर्स के पर्सनलाइजेशन कर सकें। क्योंकि हम सबको मालूम है कि अल्टीमेटली जो रिसीव करने वाला ईमेल वो तो ह्यूमन ही है, तो वो ह्यूमन एस्पेक्ट को आप जितना गहरा उसको कवर करेंगे उसकी इफेक्टिवनेस उतनी ज्यादा बढ़ेगी। आपके ईमेल, आपने 100 ईमेल भेज दिया पर उसमें एक भी रिस्पॉन्स नहीं आया, तो इसके यही सब कारण होते हैं, क्योंकि किसी को वो उस लेवल तक वो इफेक्टिवनेस गया ही, किसी तक बात पहुंची ही नहीं कि हाँ ये लग रहा है कि कुछ मेहनत किया गया है, कुछ मेरे लिए स्पेशली कुछ भेजा गया, मुझे लगता है कि इसमें मेरा कुछ एलिमेंट है। क्योंकि सब लोग देखिए, जो रिसीवर है ना वो अपने हिसाब से ही सोचता है, भेजने वाले ने जिस मोटो से भेजा हो, लेकिन रिसीव करने वाला यही देखा है कि व्हाट इज इन इट फॉर मी। पर्सनल एलिमेंट होने से वो सोच थोड़ी बढ़ जाती है। तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे आते हैं, जो ईमेल की डिलीवरी रेट होती है। वी ऑल नो कि इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ये भी कवर करना चाहिए, वो भी कवर करना चाहिए। आई एम श्योर आपके पास में मल्टीपल पॉइंट्स हैं। तो ईमेल की डिलीवरी रेट एग्जैक्टली इन सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं, और किसी का यदि ईमेल डिलीवरी रेट बहुत अच्छा नहीं हो पा रहा, डिस्पाइट ट्राइंग दिस एंड दैट एंड ऑल ऑफ दैट, तो किस तरह की चीजें आप रिकमेंड करना चाहेंगे कि किसी का ईमेल डिलीवरी रेट बहुत इंप्रूव हो जाए? ईमेल की डिलीवरी के बारे में पिछले सेशन में भी बात किया था। द रीजन इज आपकी जो ईमेल की डिलीवरी बहुत अच्छी नहीं है, तो कुछ प्राइम रीजन है कि आपके स्पैम हो रहे हैं। मींस स्पैम में भी तो चलो डिलीवर हो ही रहा है, मींस ब्लॉक हो रहा है, नॉट स्पैम, ब्लॉक हो रहा है, और इस ब्लॉकिंग की वजह से आपकी जो ईमेल है उसकी डिलीवरी कम हो रही है। ब्लॉक होने के बहुत सारे रीजन है, ईमेल आईडी गलत हो सकता है, ईमेल आईडी ओल्ड हो सकता है और अब वो एक्टिव नहीं है, जो कि ईमेल आईडी रॉन्ग होने की वजह से भी ईमेल डिलीवर नहीं हो पाता है। सो दैट आर द कॉमन रीजन, बट नॉट ओनली दैट रीजन। जो रीजन मैंने पिछले में बात किया था मैं उसकी बात बता रहा हूँ। नया क्या हो सकता है, थोड़ा सा टेक्निकल होगा, जो कि अगर ईमेल मार्केटर है तो उनके लिए ये चीजें जाननी भी जरूरी है और वो जानते भी होंगे इसको। दैट इज DKIM, SPF, DMARC, ये जो प्रोटोकॉल्स है इसको आपको यूज करना चाहिए, ऑथेंटिकेट करना चाहिए अपने डोमेन के साथ, जैसे कि आप डोमेन की स्पूफिंग को आप रोक सकते हैं। जैसे आप बहुत बार देखते होंगे कि माइक्रोसॉफ्ट से आपको मेल आता है, बट एक्चुअली वो माइक्रोसॉफ्ट से नहीं होता, वो स्पूफ कर दिया गया होता है, उसके ऊपर एक इनकैप्सुलेट कर दिया जाता है, किसी एक डोमेन के ऊपर वो डोमेन स्पूफिंग किया जाता है। तो उससे बचने का तरीका क्या है कि आप DKIM, SPF, DMARC इंप्लीमेंट करके रखिए अपने डोमेन पे, जिससे आप इस तरह की ईमेल स्पूफिंग को डिक्रीज कर सकते। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों? जब कोई आपकी ईमेल को
यूज करेगा, जब आपके डोमेन को यूज कर रहा होगा स्पूफिंग के थ्रू, एक्सेसिवली यूज करेगा, वो किसी भी प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करेगा और बाकी चीजें करेगा जिससे कि आपके रेपुटेशन स्पॉइल होंगे, आपके डोमेन का आईपी का रेपुटेशन स्पॉइल होता है, जिससे कि अल्टीमेटली आपका स्पैम होना शुरू होगा, प्लस ब्लॉक होना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे ईमेल जो प्रिवेंटिंग फायरवॉल्स है जो स्पैमिंग को प्रिवेंट करते हैं, उस फायरवॉल ब्लॉक करना शुरू कर देंगे आपको। तो इसलिए जरूरी है कि स्पूफिंग को रोकिए और इन सारे प्रोटोकॉल का जरूर यूज कीजिए। जो अगला पॉइंट होगा, सेंटर की रेपुटेशन का हमेशा ध्यान रखें। और सेंटर रेपुटेशन को कैसे ध्यान में रखेंगे, हम उन सारे इंडस्ट्री नॉर्म्स को फॉलो करेंगे जिससे कि एक बेस्ट ईमेल मार्केटिंग प्रिंसिपल्स जो हैं उसके थ्रू हम फॉलो कर सकते हैं। जैसे आप एक रेगुलर इंटरवल पे ईमेल्स करें, ऐसा नहीं है कि 1 मंथ 2 मंथ और 3 मंथ पे करें। दूसरी चीज क्या है, जब आप ईमेल कर रहे हो तो 1 वीक पे अगर कर रहे हो तो एक बार में 1000 और दूसरी बार में 2000 और अगली बार में 1 लाख, ऐसा नहीं करना। आपको भेजना है तो पहले आपने अगर 5000 भेजा है तो 10,000 भेजिए, 12,000 भेजिए, 25,000 भेजिए, और इस तरह से ग्रेजुअली आप 1 लाख भेजेंगे। ऐसा नहीं एक ही बार में चले तो फिर वो स्पाइक करता है और फिर वो ज्यादातर स्पैम हो जाता है या ब्लॉक हो जाता है ईमेल। इसकी वजह से भी ईमेल की डिलीवरी खराब होती है। अगला हो सकता है कि जब आप सेंड कर रहे हो तो बहुत सारा अटैचमेंट मत यूज करेंगे, क्योंकि बहुत सारी अटैचमेंट होने की वजह से भी आपकी जो ईमेल का साइज है वो बड़ा हो जाता है और बहुत सारे सर्वर उसको एक्सेप्ट नहीं करते बिकॉज ऑफ द साइज, बिकॉज ऑफ द पॉलिसी। क्योंकि बहुत सारी जो ईमेल फायरवॉल है और बहुत सारी जो कंपनी अटैचमेंट को एज ए वायरस डिटेक्ट करती है, क्योंकि वो स्कैम नहीं कर पाती है तो उसको ब्लॉक ही कर देती है। तो जैसे आप इमेज बहुत सारा डाल देंगे या फिर लिंक डाल देंगे तो उनको उसकी वजह से स्पैम करना पड़ता है, ब्लॉक करना पड़ता है। इन चीजों को अवॉइड कर सकते हैं। खासकर जो स्पैमी लिंक्स है, जो ऐसे अनरिक्वेस्टेड साइट के लिंक है जिसमें HTTPS नहीं लगा है, तो उसको तो आप कम से कम हमेशा जो है सो अवॉइड कीजिए। आपके में SSL इंस्टॉल होना चाहिए जहां भी जिस भी लिंक में जा रहे हैं, और HTTPS ये प्रोटोकॉल पे जो भी लिंक है उसको ही फॉरवर्ड करें, तो चांसेस हैं कि आपके ईमेल जो है ब्लॉक नहीं होंगे और उसकी डिलीवरेबिलिटी सही होगी। तो these are the few points you should always consider and that's will help you to get the maximum deliverability of the email. ईमेल ड्रिप कैंपेन, ये टर्म बहुत वेल नोन नहीं, तो ये है क्या, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, जो रेगुलर ईमेल कैंपेन है इससे क्या अलग है इसमें, और ऐसा क्या खास है, क्या अलग तरीके से इसको करते हैं या इसमें क्या वो अलग करते हैं जिसके चलते इसको भी जानना जरूरी है। किन सिनेरियो हैं जिसमें इसकी यूजेबिलिटी आपको लगता है कि ज्यादा बनती है यूजिंग द ईमेल ड्रिप कैंपेन? सो ड्रिप कैंपेन एज द नेम सजेस्ट, बहुत सारे लोगों को पता होगा ड्रिप मींस व्हाट, ड्रिप बाय ड्रिप। यहाँ पे जो कैंपेन होता है हमारे एक फनल की तरह, जैसे एक स्टेप पे आया तो फिर ये यहाँ जाएगा, फिर ये यहाँ से यहाँ जाएगा, मल्टीपल स्टेप्स होते हैं वहाँ पे, वो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, एंड दैट स्टेप इज आल्सो डिसाइड ऑन द एक्शन ऑफ द यूजर। किसी ने ओपन किया तो ओपन करने की वजह से उसको नेक्स्ट मिल जाएगा, जिसने ओपन नहीं किया तो हो सकता है 2 दिन बाद उसको वही मिल जाएगा, फिर सब्जेक्ट लाइन जाएगा। सो दैट इज डिजाइन बाय ईमेल मार्केटिंग कंसल्टेंट। वो अपने अनुभव से और अपने प्रीवियस जो उनकी कैंपेन के परफॉर्मेंस है, बेस्ड ऑन दैट दे डिजाइन द कैंपेन most of the time that allow automated, and this in this automated campaign what we are trying to do is we are trying to achieve maximum open, maximum conversion. The reason is because we have lot of insight about our audience। तो हम क्या करते हैं, तो उनकी जो एक्शंस है उस एक्शंस को रिप्लिकेट करते हैं अपने ऑटोमेटेड कैंपेन में, और उसके थ्रू हम उनको कैंपेन कर। बट इसमें चैलेंजेस क्या है कि आपके गोल क्लियर होने चाहिए। अगर आपके गोल क्लियर नहीं है तो आपकी जो कैंपेन के जो स्टेप्स है वो बहुत जगह पे विस्तृत हो जाएगा, काफी बड़ा हो जाएगा, स्पेंड काफी कर जाएगा, और एक ऑब्जेक्टिव जो है उसको आप मीट नहीं कर पाएंगे। तो क्लियर गोल और ऑब्जेक्टिव रखिए जिससे कि आपका कैंपेन का एक डायरेक्शन एकदम सही डायरेक्शन में वो आपके जाए। सेकंड है कि जो सीक्वेंस है उसको आप बार बार रीचेक कीजिए, क्योंकि उसमें लीक भी हो सकता है। लीक का सेंस ये है कि बहुत सारे लोग हो सकता है कि ऑप्ट आउट कर जाए, अनसब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपने बहुत ही ज्यादा नंबर ऑफ ईमेल उनको कर दिया या फिर उनको बहुत ही अनरिलेवेंट ईमेल कर दिया। तो दैट इज समथिंग यू शुड ऑलवेज चेक कि जो ये आपके मल्टीपल स्टेप्स हैं उसको आपने सही से मैप आउट किया है, जो आपका सीक्वेंस है वो सही है। ऐसा नहीं हो कि जिन्होंने वेलकम मैसेज, जिन्होंने आज सब्सक्राइब किया उसको 4 दिन के बाद वेलकम मैसेज आप भेज रहे हो और उससे पहले आपने 2 मैसेज ऑलरेडी कर दिया है। दैट इज समथिंग दैट इज नॉट करेक्ट, और आपको उसे करेक्ट करना चाहिए, और उसको मल्टीपल टेस्टिंग के थ्रू ही आप चेक कर सकते हैं। इंटरनल टेस्टिंग कीजिए, इंटरनल टीम को पहले आप उसमें फनल में डालिए और उसको चेक करके देन आप उसको चेक कर लीजिए कि हाँ दैट इज फाइन, नाउ वी कैन सेंड इट टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑडियंस दैट यू कैन डू। सो इससे आपको डिजायर जो कस्टमर है उसको जर्नी को मैप करने में आपको आसानी होगी, और उससे आप उसकी जो जर्नी है उसको बहुत ही स्मूथ और इंजॉयबल बना सकते। ऑब्वियसली जब मैं इसकी बात कर रहा था तो मैंने कई बार ऑटोमेट की बात किया, तो ऑब्वियसली ये ऑटोमेशन टेक्निक ही है, और विदाउट
ऑटोमेशन जो ड्रिप कैंपेन है, आई डोंट थिंक कि इट विल गोइंग टू मेक एनी सेंस। तो ऑटोमेशन ही है एक तरह से कह सकते हैं जो आप ड्रिप कैंपेन है, जिसमें आप एक्शन ओरिएंटेड स्टेप्स पहले से ही डिसाइड करके रखते हो और आप डिसाइड करते हो कि किस टाइम पे दैट इज द राइट टाइम, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी ऑटोमेटेड, व्हाट इज द राइट टाइम बेस्ड ऑन द रिसिपिएंट एक्शंस, और उस बेसिस पे उसको वो मेल ट्रिगर होगा। सो अगर आप इन चीजों का ध्यान रखते हो तो आपका ड्रिप कैंपेन ऑब्वियसली सही होगा, सक्सेस होगा, और दैट विल आल्सो गोइंग टू गिव यू लॉट ऑफ इनसाइट अबाउट योर यूजर, क्योंकि आप वहां पे जब इन्वॉल्व नहीं होते, आपका मशीन आपके लिए काम कर रहा होता है बेस्ड ऑन द ऑडियंस एक्शंस। तो कभी कभी हमारे ह्यूमन बायसनेस होती है, हमें लगता है कि नहीं लोग मॉर्निंग में ही मैसेज पढ़ रहे होंगे, बट जब आप ड्रिप कैंपेन में देखोगे तो हो सकता है कि आपका ओपन डेट इवनिंग के टाइम पे हो या 12 o'clock का हो। तो ड्रिप कैंपेन हेल्पफुल है, खासकर आपका एफर्ट मिनिमाइज करता है, बट यू हैव टू क्रिएट योर सीक्वेंस इन अ वेरी स्मूथ मैनर, ताकि आपका जो जर्नी है, जो आपने कस्टमर जर्नी क्रिएट किया है, वो लोगों को अच्छा फील करे और कन्वर्जन आपका ज्यादा अच्छा हो। यू शुड कीप इन माइंड ऑल दिस। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ईमेल कैंपेन का, जिसके बारे में हमने पहले भी अपने पुराने सेशन में बात की थी। वो थोड़ा जेनरिक नेचर का था। दैट वाज अबाउट कि जो ईमेल का कंटेंट है, ठीक है, विच मींस कि उसका जो सब्जेक्ट लाइन है, उसमें जिस तरह से आप ग्रीटिंग्स देते हो, जिस तरह अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो, आपकी क्या ऑफरिंग्स है या सर्विसेज है या किस पर्पस ऑफ एंगेजिंग वो आप बताते हो, या फिर लास्ट में कुछ एक्शनेबल ऐसा छोड़ देते हो कि अच्छा आप मेरे साथ मीटिंग कर सकते हो क्या, मेरे साथ बात कर सकते हो क्या। तो ये सारे स्ट्रक्चर हमने पहले डिस्कस किए हैं कि किस तरह से उसको स्ट्रक्चर करते हैं, क्या कंटेंट बनाते हैं। थोड़ा सा अभी फोकस इसमें बात करते हैं कि दो जो या कहें कि कुछ सर्टेन पैरामीटर्स जो कंटेंट के बहुत जरूरी होते हैं। उसमें ये होता है कि इट शुड बी वेरी रेलेवेंट फॉर द पर्सन हु इज रिसीविंग। नहीं होगा तो फिर क्या होगा ना, फिर होगा कि भाई इसमें मेरा क्या है, सो वो फैक्टर ही जीरो हो जाएगा कि देयर इज नथिंग इन इट फॉर मी, तो के लिए वेस्ट ऑफ टाइम है। तो रेलेवेंट बहुत होगा, बट रेलेवेंट होने के बाद भी यदि वो एंगेजिंग नहीं होगा तो आपको वो पहले दूसरे लाइन से आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये रेलेवेंट और एंगेजमेंट, रेलेवेंट भी होना चाहिए ईमेल को, एंगेजिंग भी होना चाहिए, और जो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए कि यू शुड बी वेरी ब्रीफ नॉट वेरी लेंदी, वो सारे। तो ये सबका प्रॉपर कॉम्बिनेशन है एग्जैक्टली। थोड़ा सा इस पे एडवांस बात करते हैं कि इसको अचीव करने के लिए किस तरह का हमारा कंटेंट फोकस होना चाहिए। एक बात तो मैं कह सकता हूँ फ्रॉम आवर ओन एक्सपीरियंस कि कंटेंट को, ईमेल कंटेंट को लोग जितना हल्के में लेते हैं, एक्चुअली वो ज्यादा डिफिकल्ट होता है। ब्लॉग लिखना होता है ना, तो आपके पास क्या होता है कि एक बड़ा कैनवस होता है, इट्स मोर ऑफ अ फ्री फ्लो काइंड ऑफ थिंग। ईमेल में क्या है कि आपको गागर में सागर भरना पड़ता है और आपको ये सारे पैरामीटर्स उसी में पिरो के रखने पड़ते हैं। फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि ये ज्यादा जरूरी होता है। बट आप बताइए एज ए एक्सपर्ट, मतलब एग्जैक्टली एक जो नया नया ईमेल कैंपेन सीख रहा है उसको किस तरह के फैक्टर्स पे ध्यान देना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या अप्रोच होना चाहिए टू कीप इट रेलेवेंट एंड एंगेजिंग बोथ। जैसा आपने कहा है दैट इज करेक्ट। ईमेल राइटिंग इज नॉट अ ब्लॉग राइटिंग। आपको ईमेल राइटिंग के लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए और ये एक्सपीरियंस नॉलेज भी रेलेवेंट ऑडियंस के साथ ही होनी चाहिए। आप या फिर अगर नहीं है तो आप उसको समझने की कोशिश कीजिए, आप जानिए अपनी ऑडियंस को, एंड बेस्ड ऑन दैट यू शुड क्रिएट द कंटेंट, क्योंकि इसके बिना आपका जो पूरा कैंपेन है वो डिलेड हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, कंडक्ट द ऑडियंस रिसर्च, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी ऑडियंस की रिसर्च अच्छी है तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी कि आपके जो ऑडियंस है उसका इंटरेस्ट क्या है, क्या उसको मोटिवेट करता है, जैसे कि वजह से उन्होंने सब्सक्राइब किया और वो रिटेन कर रहे हैं, हमारे ईमेल्स को लगातार ओपन कर रहे हैं और वो पढ़ रहे हैं, क्या ऐसी चीज। सो यू शुड अंडरस्टैंड योर ऑडियंस, देयर इंटरेस्ट एंड व्हाट मोटिवेट्स देम, ओपन योर कंटेंट एंड कंज्यूम योर कंटेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड वन इज आपके पास स्टोरी टेलिंग टेक्निक होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए कि जब भी आप ईमेल कर रहे हो उन्हें आप ईमेल में एक ऐसी स्टोरी प्रेजेंट करो अबाउट योर कंपनी, अबाउट योर प्रोडक्ट, अबाउट योर सर्विसेज, दैट इज नॉट लुक लाइक a sales pitch, that is not something that if I am going to consume it look like I am going to be a purchase something. No, it was something like that is important to me to know about it, that will going to solve my problem, about related to my business, related to my profession, maybe related to my life. तो क्या होगा कि लोग उस ईमेल को पढ़ के हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होंगे और अगले ईमेल के भी हो सकता है कि जब आए उनको ट्रिगर करेगा, अच्छा पिछले में मैंने कुछ अच्छा पढ़ा था, मे बी विल गोइंग टू हेल्प मी। इवन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ही बता सकता हूँ यहाँ पे कि कई बार लगता है कि लोग अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन कर रहे होते हैं, बट दैट प्रोडक्ट प्रमोशन कम्स विद लॉट ऑफ अदर इनसाइट एज, ठीक है, तो वो उसको पढ़ने में फिर मन लगता है कि चलो यार ये तो अपने ईमेल मार्केटिंग टूल्स के बारे में मुझे बता रहा है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ही इज आल्सो टेलिंग मी कि अभी इंडस्ट्री ट्रेंड क्या है ईमेल मार्केटिंग में, तो मैं उसे पढ़ना चाहूंगा, इसके टूल से रिलेटेड चीजें मैं हो सकता है स्किप कर दूं, बट दैट पार्ट आई विल लव टू नो इसमें क्या चल, और दे आर इंडस्ट्री एक्सपर्ट, तो मुझे उनके कंटेंट पे भरोसा भी होगा। सो आई वांटेड टू ओपन दैट कंटेंट ऑल दैट। सेकंड वन इज है कि जो आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि स्क्रिप्ट होनी चाहिए, छोटी भी होनी चाहिए। स्टोरी टेलिंग इज नॉट समथिंग कि आप 4-5 पेज भरे जा रहे हो क्योंकि आपकी स्टोरी टेलिंग एबिलिटी बहुत अच्छी है। प्रेस भी होनी चाहिए और छोटी भी और बहुत ही सुंदर दिखनी भी चाहिए, डिजाइनिंग भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि तभी लोग इंगेज भी हो। द रीजन इज डेटा अगर आप देखो तो
13 सेकंड मैक्सिमम रख देते हैं ईमेल पर, ईमेल को पढ़ने में। अगर आपके पास एक ब्लॉग है पूरा ईमेल में, तो आप कितने लोग पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। तो जब पढ़ेंगे नहीं तो फिर उनकी जो अपीलिंग है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। सो यू शुड बी अ कॉन्साइज। उसके बाद क्या है कि जब आप ईमेल स्क्रिप्ट डाल रहे हो, जब आप क्यूरेट कंटेंट कर रहे हो जो कि आपकी इंडस्ट्री से रिलेवेंट है, दैट इज फाइन। यू शुड आल्सो शेयर योर अचीवमेंट्स, योर कस्टमर टेस्टिमोनियल, जिन्होंने अच्छा जो है सो आपको टेस्टिमोनियल दिया है, आपकी कोई केस स्टडी है जहाँ पे आपने कुछ सक्सेस अचीव किया है, दैट यू शुड आल्सो शेयर विद योर ईमेल सब्सक्राइबर, ताकि उन्हें विश्वास हो ना। क्योंकि हर यूजर एक अलग अलग फनल में, अलग अलग स्टेज में, कुछ लोग हैं जो अभी आपको इंट्रोड्यूस हुए, कुछ लोग आपके पास बहुत दिन से बनेंगे। यू शुड टेल हिम कि देखो हमने अच्छा किया है, ये केस स्टडी है, वेयर वी सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम एंड वी आर डूइंग इट वेरी सीरियसली, वी आर एक्सपर्ट इन दिस। तो आप केस स्टडीज बनाइए और उसके लिंक या फिर उसके स्क्रिप्ट आप उसमें शॉर्ट कर शेयर कर सकते हैं, डिटेल के लिए आप लिंक दे सकते हैं। उससे क्या होगा ना, बिल्ड होता है आपका ट्रस्ट आपके ऑडियंस के पास। तो यूजर जनरेटेड कंटेंट की भी बहुत ज्यादा अपीलिंग पावर है। यूजर आपके कंटेंट, जैसे कि कोई किसी ने आपको टेस्टिमोनियल दिया है, किसी ने वेबसाइट पे आपका रिव्यू दिया है, किसी ने सोशल मीडिया पे आपको शाउट आउट दिया है, समथिंग दैट इज डन बाय योर कंज्यूमर, उसको भी आप अपने ईमेल न्यूज़लेटर में, ईमेल कैंपेन में जरूर इंक्लूड कीजिए। और इससे जो है आपकी कंटेंट की वैरायटी भी बढ़ती है, उसकी जो मोनोथोलिक जो नेचर है वो भी जो है थोड़ा सा कम होगा, और लोग उसको कंज्यूम भी करते हैं तो उन्हें भरोसा भी होता है कि चलो बहुत सारे लोग इसके बारे में बात करें, सो मे बी ही इज गुड एंड ही इज डूइंग गुड एंड ही शुड टेक देयर सर्विसेज। तो इन चीजों का ध्यान रखिए, डाइवर्सिफाई कीजिए कंटेंट को, और जो बाकी मैंने 3-4 पॉइंट बताए उसको आप हमेशा फॉलो कीजिए। इट विल हेल्प यू टू क्रिएट एंगेजिंग कंटेंट फॉर योर ऑडियंस, फॉर योर यूजर। कुछ पिछले सेशंस में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ईमेल कैंपेन का, उसमें ये बात की थी कि हम ईमेल के सब्सक्राइबर्स कैसे बनाते हैं एक सर्विस के लिए, एक कंपनी के लिए, या जो भी हम ऑफरिंग्स कर रहे हैं उसके लिए। अब इसमें मैं कई गलती देखता हूँ लोगों का, क्या है कि वी हैव अ टेंडेंसी टू काइंड ऑफ इग्नोर दोज हु ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड। मतलब एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स की पूछ थोड़ी कम हो जाती है, या कहें कि उनकी तरफ ध्यान थोड़ा कुछ कम हो जाता है। तो रीजन बहरहाल जो भी हो, बट आई थिंक ऑल दीज थिंग्स विच लीड टू, आई मीन ओवर टाइम लीड टू अ रियलिटी जहाँ पे आपके सब्सक्राइबर्स जो हैं वो यदि इंटरेस्ट खो लेते हैं या उनकी एंगेजमेंट उतनी नहीं रहती है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि दे योर एक्टिव सब्सक्राइबर्स कन्वर्ट इनटू इनएक्टिव सब्सक्राइबर्स। और ये सिनेरियो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, बिकॉज आपका कंटेंट कहीं जा तो रहा है सब्सक्राइबर्स के, लेकिन वो सब्सक्राइबर यदि एक्टिव नहीं है तो उसकी कंजम्पशन एक्टिव नहीं है। तो आपको ईमेल जा रहा है 100 जगह, इससे खुश होने की जरूरत नहीं है। उन 100 में कितने लोग पढ़ रहे हैं वो उतना ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अल्टीमेटली क्या है कि जो आप डिलीवर जिसको करना चाह रहे हो उस तक बात पहुंच नहीं रहा है, ईमेल इनबॉक्स तक ही बात चली जा रही है, या वहां पे भी है कोई रिस्पॉन्स है। आई मीन इनएक्टिविटी के बहुत सारे तरीके हैं पता करने के, बट वट एवर इज द रीजन, कैसे हम इंश्योर करें कि इतनी मुश्किल जो हमने से जो किसी ने भी अपने इतने सब्सक्राइबर्स खड़े किए हैं उनको कैसे हमेशा एक्टिव रखा जाए, या जो इनएक्टिव हो भी गए हैं उनको कैसे फिर एक्टिव में कन्वर्ट करें, ताकि ये जो सिलसिला है, ये जो पूरी मेहनत है, ये पूरी समझ जो है ईमेल कैंपेन्स को कैसे स्ट्रांगली यूज करें, उसको सही में इफेक्टिवली चैनल, एक इफेक्टिव चैनल की तरह उसको यूज कर सकें। दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने पिछले ईमेल मार्केटिंग का जो पॉडकास्ट था उसमें भी मैंने बात किया था कि लोगों का फोकस होता है ज्यादा से ज्यादा ईमेल सब्सक्राइबर को गेन करने में, एंड दे आर डूइंग इट वेरी गुड, बट यू हैव टू इक्वली फोकस ऑन रिटेनिंग द सब्सक्राइबर्स। क्योंकि आप हर बार 1000 लोगों को सब्सक्राइब करा रहे हो हर मंथ, और उसमें से 10% लोग जो आपकी एग्जिस्टिंग लिस्ट है उसमें से जा रहे हैं, यानी 100 लोगों को आप लूज कर रहे हो, या फिर ज्यादा भी हो सकता है। अगर आपके 1 लाख सब्सक्राइबर हैं तो 10% लोगों ने अनसब्सक्राइब कर दिया तो 10,000 होंगे। जितना आप गेन नहीं किया उससे ज्यादा आपने लूज किया है। तो समथिंग यू हैव टू कीप इन माइंड कि जिन लोगों को आप सब्सक्राइब कर रहे हो, जिन लोगों ने आपको सब्सक्राइब किया है, यू शुड रिटेन हिम। एंड इसके लिए आप क्या कर सकते हो? सबसे पहला, अनसब्सक्राइब करने से भी इंपॉर्टेंट ये है कि कौन लोग इंगेज नहीं हो रहे। अनसब्सक्राइब करने का वो एक पहला रीजन भी होता है कि लोग पहले इंगेज करना छोड़ते हैं, वो ईमेल को ओपन करना बंद करते हैं, डिलीट करना बंद करते हैं, एंड देन दे आर फेड अप विद दैट एक्टिविटी एज वेल, एंड देन लेटर ऑन दे विल गोइंग टू अनसब्सक्राइब यू। तो सबसे पहले एक री-एंगेजमेंट साइकिल शुरू कीजिए अपने ईमेल कैंपेन के लिए। अगर आप रेगुलर लेवल पे ईमेल कैंपेन कर रहे हैं, सो यू शुड ट्राई इन अ मंथ कि check the analytics that who is not active in your list, who is not regularly not opening your emails, not clicking on any emails, or not doing nothing on your email campaign. Try to find out all those person and try to create a re-engagement email series with the exclusive content, जो कि ज्यादा अपीलिंग हो, ज्यादा गिव अवे टाइप का हो, लोगों को ज्यादा से ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करता हो। ऐसे एक्सक्लूसिव ऑफर्स भी आप उनके लिए दे सकते हो जो कि उनके लिए अपीलिंग हो, आप उनको विन कर सकते हो। मीन्स व्हाट, दे विल बिकम an active engaged email subscriber. Second is, if it is not working, then ask for the feedback. That is also very good reason, very good way to know about the pain point of your customer. Try to ask him what is the reason of your email
inactivity. Is this your email ID concerned? Because sometimes their email ID is not active. They are not active on that particular email ID. They are super busy. Sometimes they are not getting the good subject line and that are not appealing to them. They can give you multiple reasons. So try to give him the drop down. You can try to give him any survey link. Then you can ask for the feedback that my email campaign is appealing or not. So that you can do. That is the second point you can do. And the third one is, in my opinion, that is also very important. The reason is people don't accept it. But as a marketer, I would say that it happens all of us, all of the time, involved in personal life every time. How much effort you are going to put, somebody will not going to convert. And if you are trying to make him in the list, they will affect you. Means what? If they are not opening, they are not engaging with your content, try to remove them from your list. The reason is, if you are going to remove them, your open rate will increase. Maybe your list will decrease from 10,000 to 9,000. But in this 9,000, your open rate will increase. Your IP reputation will increase. Your engagement will increase. So you can show the path, and based on that, later on you are going to improve yourself. If that is the 10,000 and they are not, the remaining 1,000 is not opening, not engaging, तो obviously आपके लिए वो काम का प्लान नहीं 10,000 भी, तो 9,000 भी रखिए, 1,000 को रिमूव कर दीजिए. उससे आपकी लिस्ट है ना, उसकी सैनिटी भी बनी रहेगी, वो अच्छा भी है, उसका परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा, एंगेजमेंट के जो सही एनालिटिक्स है वो भी आपको समझ में आएंगे, और आपको भी ये रहेगा कि चलो ये 1,000 लोग हैं जिनको शायद रिलेवेंट नहीं थे, हमने हटा दिया है, अब हम लोग नए ऑडियंस की तरफ फोकस करते हैं. क्योंकि अल्टीमेटली इन द ईमेल मार्केटिंग करने के भी कॉस्ट होती है, चाहे आप 1% को करो या 10,000 लोगों को करो, दैट इज समथिंग कॉस्ट यू. एंड इफ somebody is not engaging with you, means कि आप वो कॉस्ट को बर्बाद कर रहे हो, तो you should eliminate that particular inactive subscriber from the list. That is my 3 recommendation. Everybody should follow. I think one of the few questions, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ईमेल कैंपेन इन जनरल की. हमने बात की कि ईमेल कैंपेन यू कैन डू एंड ट्राई फॉर सो मेनी टाइप्स ऑफ बिजनेसेस. एक बहुत ही टेक्नो ओरिएंटेड है हमारा ई कॉमर्स इज वन ऑफ द की वेज ऑफ डूइंग द बिजनेस नाउअडेज. वो यदि हम थोड़ा सा ये कोशिश करने समझने की कि ईमेल कैंपेन करने का जो तरीका है वो क्या ई कॉमर्स रिलेटेड बिजनेस के लिए या प्रोडक्ट सेल्स करने के लिए कुछ चीजें हैं जो कस्टमाइज करनी पड़ती हैं ताकि इस तरह के जो हमारे पोटेंशियल ऑडियंस हैं या जो करंट एग्जिस्टिंग ऑडियंस हैं उनके लिए थोड़ा सा अलग से इम्पैक्ट हो, ज्यादा इफेक्टिव इम्पैक्ट हो. सो हाउ शुड वी अप्रोच ईमेल कैंपेन स्पेसिफिक फॉर प्रोडक्ट सेल्स या ई कॉमर्स सेल्स इन चीजों के लिए? एक्चुअली ई कॉमर्स में सबसे ज्यादा जो ईमेल मार्केटिंग का वो एक्सटेंसिवली कवर किया जाता है. आई थिंक मेरे नजर में ई कॉमर्स से ज्यादा कोई ईमेल मार्केटिंग को एक्सटेंसिवली यूज भी नहीं करता है. तो ये कहना कि सबसे ज्यादा रिसर्च भी ईमेल मार्केटिंग में वही कंपनियां करती भी हैं, बिकॉज दे विल गेट द मनी आउट ऑफ डायरेक्टली. इफ समबडी इज डूइंग ईमेल मार्केटिंग, दे विल बिकम एक्सपर्ट इफ दे आर डूइंग द ईमेल मार्केटिंग इन द ई कॉमर्स इंडस्ट्री. सो एज आई सेड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें उसमें की जाती है. फ्यू थिंग्स आई वांटेड टू ऐड. जो शुरू के जो स्टार्टअप है ई कॉमर्स में, जिनकी छोटी सी शॉप है जो ऑनलाइन लेकर भी गए हैं, उनको क्या करनी चाहिए, कहाँ से उसे स्टार्ट करनी चाहिए, दैट आई वांटेड टू ऐड. फ्यू थिंग्स, जैसे कि जब आपका कोई प्रोडक्ट है जो कि आपकी वेबसाइट पे दिख रहा है, जब आप उसकी बात कर रहे हैं ईमेल में ना, तो सेम प्रोडक्ट सेम इमेज यूज कीजिए ताकि आपका जो ऑडियंस है ना वो डेविएट नहीं. अब जैसे सपोज कीजिए कि मेरे पास ये पेन है और मैं ये पेन को सेल करता, हमने उसकी जगह कोई और पेन को इमेज दिया तो वो अपीलिंग नहीं हो. ये 2 अलग अलग पेन है, तो हमें कोशिश करना है कि अगर ये प्रोडक्ट हम सेल करें तो इसी को ही हम ईमेल में भी डालें और इसी को हम अपनी वेबसाइट पे भी डालें. इमेज शुड बी इंक्लूडेड एंड द सेम इमेज शुड बी इंक्लूडेड, सेम नेम, सेम डिस्क्रिप्शन शुड बी इंक्लूडेड इन द ईमेल कैंपेन. सो आपका जो ऑडियंस है वो डेविएट नहीं हो, ये हमेशा आपको ध्यान रखना होगा. बट एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, उस ईमेल को जब आप सेंड कर रहे होते हो, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि लोग इन जनरल सारे लोगों को सेंड नहीं कर सकते. लोगों की अपनी अपनी चॉइसेस है. somebody is interested in 2 rupees pen, somebody is interested in 10 rupees pen and somebody is interested in 100 rupees pen. तो हर लोगों की अपनी बिहेवियर है. एंड व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू फॉलो द विश लिस्ट, अबेंडन कार्ट, add to cart follow, add to cart email campaign. Means what? Utilize the add to cart abandonment, add to cart email campaign, cart abandon जो कि जिन लोगों ने कर लिया उसके लिए अलग से कैंपेन. एंड यू शुड आल्सो यूज द विश लिस्ट कैंपेन. इसके थ्रू आप क्या करते हैं, पर्सनलाइज कर सकते हो अलग अलग कैंपेन्स. उन कैंपेन्स के थ्रू आप उनकी स्क्रिप्टिंग, उसकी ऑफर्स, उसकी जो हैबिट है लोगों की, उसको आप टारगेट कर सकते हो. और यू कैन यूटिलाइज द एफिशिएंसी ऑफ ईमेल मार्केटिंग दिस डिफरेंट स्टेप्स. क्योंकि वो जो फनल है, फनल में डिफरेंट स्टेप्स पे है. तो ये लोग विश लिस्ट में, मींस व्हाट, दे आर नॉट ईगर टू बाय राइट नाउ, दे जस्ट विलिंग टू, बट दे आर नॉट. इट मींस व्हाट, इफ दे आर गोइंग टू गिव हिम सम डिस्काउंट, मे बी दे विल गोइंग टू बाय. समबडी इज ऑलरेडी पुट देयर आइटम इन द कार्ट, अब वो शायद परचेज ही करने वाले थे, किसी कारणवश वहां से बैकआउट कर गए, आपके प्लेटफॉर्म को छोड़ दिया, तो उसको आप बहुत ही माइनर पुश करोगे तो मे बी दे विल गोइंग टू कन्वर्ट. एक है जिन लोगों ने अबेंडन कर
टारगेट दिया है उसको भी आप ऐसे ही करके आप परस्यू करवा सकते हो। यू शुड यूज द पर्सनलाइजेशन, और उस पर्सनलाइजेशन में वही प्रोडक्ट वही चीजों का यूज कीजिए ताकि ईमेल ज्यादा इफेक्टिव हो, लोग ज्यादा से ज्यादा तो क्लिक थ्रू जनरेट भी हो और ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन भी, आरओआई भी आपका उससे ज्यादा है। हाउ इज क्रिएट द टारगेट ऑडियंस, जो भी ऑडियंस है उसके सेगमेंटेशन बहुत जरूरी है, एंड बेस्ड ऑन दैट सेगमेंटेशन यू शुड ट्राई द प्रमोशन डिफरेंट। जिन लोगों का एक एज ग्रुप है, सपोज दैट कि somebody is under 30, so उनके आप अलग ही ऑफर्स क्रिएट कर सकते हो, उनके आप अलग उनके यूजर के हिसाब से उनके कलर, उनके जो चॉइसेस हैं, उनके जो प्रोडक्ट की जो प्रमोशन है वो अलग स्ट्रेटजी पे होगी, 30 to 40 की अलग स्ट्रेटजी होगी बेस्ड ऑन द लोकेशन, डेमोग्राफिक्स। आप बहुत सारे ऑडियंस साइजेस, ऑडियंस की जो है सेगमेंटेशन कर सकते हो, और उस बेसिस पे आप अपने कंटेंट को क्रिएट करेंगे तो मे बी इट विल गोइंग टू हेल्प यू इन नॉट ओनली इन ई-कॉमर्स, इट विल आल्सो हेल्प यू इन मेनी अदर इंडस्ट्री। एज आई सेड कि ईमेल मार्केटिंग की जो बेस्ट यूजेस है ईमेल मार्केटिंग में, जो ई-कॉमर्स मार्केटिंग है उसमें बहुत होती है। दे शुड कीप इन माइंड ऑल दिस थिंग्स, और इससे जरूर फर्क पड़ता है किसी भी ईमेल मार्केटिंग कैंपेन को। और जो बेसिक ऑप्टिमाइजेशन की जो टेक्निक है, जिसमें हम बात करते हैं कि आपका सब्जेक्ट लाइन अच्छा होना चाहिए, आपकी टाइमिंग सही होनी चाहिए, आपकी आईपी रेपुटेशन सही होनी चाहिए, बॉडी फॉन्ट साइज होना चाहिए, सीटीए बटन क्लियर होनी चाहिए, ईमेल की जो प्रीव्यू होती है वो सब्जेक्ट, वो जो लाइन है वो अपीलिंग होनी चाहिए। तो ये चीजें तो ओवरऑल सब पे कवर होती है। जो 3-4 चीजें जो मैंने इससे पहले बताई थी वो सिर्फ और सिर्फ ई-कॉमर्स मार्केटिंग में जो ईमेल मार्केटिंग करते हैं उन लोगों के लिए था। दे विल गोइंग टू कीप इन माइंड, ऑब्वियसली इट विल गिव यू द वेरी गुड रिजल्ट। ये डिजिटाइजेशन जैसे जैसे बढ़ा है, वी ऑल नो कि द यूज ऑफ डेटा, द क्रिएशन ऑफ डेटा, द स्टोरेज ऑफ डेटा, द यूज ऑफ डेटा, दैट इज इंक्रीज्ड अ लॉट। डेटा बढ़ने के साथ साथ एक पैरेलल में डिस्कशन और चला है, वो है अबाउट डेटा प्रोटेक्शन राइट्स, ठीक है ना। जैसे जीडीपीआर हमने यूरोप में सुना है, बहुत सारी कंट्रीज में वो इन जनरल आ रहे हैं। अब क्या है कि ईमेल कैंपेन भी एक डिजिटल एस्पेक्ट है, वो उससे अछूता तो हो नहीं सकता है कि नहीं। तो डेटा प्रोटेक्शन राइट्स से कंप्लायंस एक ऐसी जरूरत हो गई है जो मेकर और ब्रेकर हो सकता है। इट कैन बी अ डील ब्रेकर आल्सो नाउअडेज। हमें एज अ कंपनी, एज अ बिजनेस, यदि आप ईमेल कैंपेन कर रहे हो तो यू हैव टू बी वेरी मच अवेयर अबाउट दिस, यू हैव टू बी वेरी वेरी सेंसिटिव अबाउट दिस। तो जीडीपीआर जैसे रेगुलेशंस के बारे में अवेयरनेस, इन सबको ध्यान में रखते हुए, नॉट इन वेरी स्पेसिफिक बट एज अ बॉल पार्क, हमारा अप्रोच टुवर्ड्स डूइंग द ईमेल कैंपेन ये कैसे डिफरेंट होना चाहिए। हाउ डू वी इंश्योर कि जो आपका ईमेल कैंपेन है वो डेटा प्रोटेक्शन राइट्स की जो जनरल एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है, उससे बहुत कंप्लायंट, वो कंप्लायंस इशू को कैसे रिजॉल्व करेंगे, कैसे उसको फॉलो करें। ईमेल मार्केटिंग की जहां तक बात करते हैं और डाटा प्राइवेसी की बात अगर होती है, बहुत सारी बातें होती है इसके बारे में, बट मुझे लगता है कि दो चीजें हैं, दोनों ही चीजें इसमें हैं, एक साथ इनकी एक्सप्लॉइटेशन भी है। बट मुझे ये भी लगता है कि जितने भी डिजिटल मीडियम और हैं उसमें अगर प्राइवेसी की बात किया जाए तो ईमेल मार्केटर्स ही सबसे ज्यादा ध्यान भी रखते हैं। एक ही तरफ दोनों चीजें, मतलब एक्सप्लॉइटेशन भी ज्यादा है ईमेल मार्केटिंग में, तो लोग ध्यान भी सबसे ज्यादा इसी में रखते हैं इनके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। अगर आप किसी एड को चलाते हो तो एवरीबॉडी कैन वॉच दैट, उसको कोई ऑब्लिगेशन नहीं, क्योंकि उनको पता है कि हमें इस चीज में इंटरेस्ट है, इसलिए शायद मुझे ऐड दिख रहा है, सबको इतना पता है। बट ईमेल मार्केटिंग इज व्हाट कि जब आप ईमेल कर रहे हो और उन्हें जब ईमेल दिखता है कि यार मेरे पर्सनल पे आ गया, तो दे आर थिंकिंग कि अरे ये जिसने क्राइम किया है, एंड दे कैन इवन सू यू। लोगों को पता नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि ईमेल मार्केटिंग में इतनी ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन नहीं होती है। रीजन इज 2002 में या 2004 के आसपास ही यूएसए में कैन स्कैम नाम का एक्ट आया, जिसका काम ही था कि ईमेल मार्केटिंग को स्टेबलाइज करना, जो हो रही उसमें स्कैमिंग थी उसको रोकना, एक लॉ के अंदर लेके बहुत सारी चीजों, इसलिए बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। अदरवाइज सबको ही उसके बारे में जान रहा होता। बट यस, दैट इज समथिंग जिसने बहुत कुछ रोक दिया। मतलब जीडीपीआर जो आप बात कर रहे हैं, जिसने यूके ने और ये ईयू ने लाया है, ये तो 2-3-4 साल पहले की बात है। बट जो मैं बात कर रहा हूँ आज से 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो ईमेल मार्केटिंग में उस तरह के लॉ पहले से भी थे, और जो एक्चुअली ईमेल मार्केटिंग स्टैंडर्ड फॉर्म से करते हैं उनको कैन स्पैम क्या है उसके बारे में उनको मालूम होना चाहिए और होता होगा, और दे हैव टू फॉलो दैट थिंग्स। अब भारत में भी डाटा प्रोटेक्शन बिल आ चुका है, पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल। यूएसए में ऑलरेडी प्लानिंग हो रही है, एंड यूके की जीडीपीआर के अंतर्गत कवर होता है, पूरा यूएस के अंदर कवर होता है। तो दैट इज समथिंग कमिंग, अपग्रेडेड वर्जन ऑफ दैट थिंग मींस कैन, और दैट इज गोइंग टू कवर मेनी अदर थिंग्स, मेनी अदर बिजनेस। मेरा पॉइंट है कि ईमेल मार्केटिंग के लिए ऑलरेडी ऐसा लॉ था, और जो एक रिस्पांसिबल ईमेल मार्केटर है उसको ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं। बात आती है कि आप जान के अवॉइड करते हो, और दूसरी होती है कि आप जानते नहीं। तो डेंजरस थिंग इज कि आप जानते नहीं, क्योंकि फिर आप जाने अनजाने में ऐसी चीजें कर रहे होते हैं जिसके कॉन्सिक्वेंसेस आपकी कंपनी को झेलने पड़ सकते। तो क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिसको आपको हमेशा फॉलो करना चाहिए, चाहे वो जीडीपीआर हो या फिर वो कैन स्पैम हो या फिर इंडियन डाटा प्रोटेक्शन बिल हो, दैट विल कम। बट वी आर नॉट ए लॉयर। द फर्स्ट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वी आर नॉट ए लॉयर, एंड वी आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड इट bit by bit of that particular rule. But one thing you have to always keep in mind that whenever you are going to send somebody, you have a proper authorization, consent from the particular person that I can mail you regarding the promotion, regarding the
product update, regarding the newsletter, whatever. If they had subscribed, they had a consent to send the particular email, no one can do anything for you or your company. That is very important and don't need to avoid this, because मैंने कहा है कि जब आपको कुछ नहीं पता है तो एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि you have a consent for that particular before sending any emails. तो ये चीजें आपकी बहुत सारी परेशानियों को दूर कर देता है। और यहीं पे मैं जो एक बहुत ही पुरानी चीजों का विरोधी हूँ, मैं डेटा बाय करने के पक्ष में नहीं। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि डोंट बाय द डेटा, क्योंकि जब आप डेटा बाय कर रहे होते हो तो यही कंसेंट जो है ना, आप इसको ब्रीच कर रहे होते हो। लोगों के डेटा को किसी थर्ड पार्टी से लेने का मतलब है कि आप डेटा तो ले रहे हो लेकिन आपने कंसेंट नहीं लिया है। डेटा करिए कि आप मेल कर सकते हो, वो डेटा उन्होंने दिया था, मे बी कि एक कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट करती है या कोई XYZ कंपनी ले लेते हैं जिसके पास करोड़ों लोगों की डेटा, बट दैट डेटा इज ओनली बिकॉज़ पीपल बिलीव इन दैट पर्टिकुलर कंपनी। इट डजंट मीन दैट XYZ कंपनी विल गोइंग टू सेल द डेटा टू एवरीवन। तो वो कंपनी नहीं फंसेगा जो बेच रहा है डेटा, एंड यू विल आल्सो गोइंग टू फंस बिकॉज़ आपने एक इलीगल प्रैक्टिस की है। डेटा परचेज नहीं, इलीगल परचेज प्रैक्टिस। इलीगल परचेज है कि डेटा परचेज करके आपने उसका एक्सप्लॉइटेशन शुरू किया है, मींस व्हाट, आपने बिना कंसेंटेड ईमेल सेंड करना शुरू किया है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू वरी अबाउट। इफ यू आर गोइंग टू सेंड समथिंग, यू आर डूइंग यू आर डूइंग द क्रिमिनल थिंग्स। वेरी सिंपल। ईमेल लोगों को लगता है कि इतनी चीजें, इतनी छोटी चीज है, बट अगर आप बहुत सारे कंट्री में आप सू कर सकते हो, कंपनी को केस कर सकते हो कि आपने बिना कंसेंट के हमारे ऊपर जो है हमने मेल किया था। इंडिया में वैसा लॉ नहीं है, बट मे बी फ्यूचर में बन सकता है, एंड आई रिस्पेक्ट दैट। इफ every user have a right to their privacy of data. The second thing is कि जब भी आप किसी के डेटा को ले रहे होते हो तो यू शुड गिव हिम द कंसेंट, क्योंकि GDPR भी जो है वो एक लाइन में यही कहता है कि आप किसी के डेटा को यूज कर सकते हो, आप उसके डेटा को ले सकते हो, बट यू शुड टेल हिम कि आप इस डेटा को क्या करने वाले हैं। आप कोई चीज छुपा नहीं सकते हो कि मैं ये डेटा आपके ईमेल न्यूज़लेटर के लिए ले रहा हूँ और बाद में आप उसको प्रमोशन मेल भेजे जा रहे हो, आप उसको लगातार जो है वो प्रमोशन मेल भेजे जा रहे हो क्योंकि आपने उससे कंसेंट ले लिया था। बट उन्होंने कंसेंट किस लिए दिया था? उन्होंने कंसेंट दिया था आपको ईमेल न्यूज़लेटर की, बट आप उसे मार्केटिंग भेज रहे हो। तो दैट इज समथिंग यू हैव टू कीप इन। तो ये चीजें तो बेसिक्स है ना, इसके लिए वकील होने की भी जरूरत नहीं है, हमें उसके लिए लॉयर बनने की भी जरूरत नहीं है कि हाँ चलो ये रूल पढ़ो और ये पढ़ो, ये तो हर किसी को मालूम होता है। और अगर नहीं मालूम है आपको हमारे चैनल को देखना चाहिए, दैट आई कैन टेल यू। थर्ड थिंग इज कि रेगुलरली रिव्यू कीजिए एंड अपडेट कीजिए। प्राइवेसी पॉलिसी जो है हर कंट्री में अलग अलग है, तो चीजें जो बदल रही हैं तो उसको आपको ध्यान में रखना होगा। ये और ईमेल मार्केटर, जितने भी मार्केटर हैं, जो सीनियर है, कंसल्टेंट है, दे टुक दिस काइंड ऑफ रिस्पांसिबिलिटी वेरी सीरियसली बिकॉज दैट इज अ कंप्लायंस प्रैक्टिसेस एंड यू हैव टू कंप्लाई विद दिस प्रैक्टिसेस। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो मोस्ट प्रोबेबली यू आर पुटिंग योर कंपनी एंड योर रोल इनटू द रिस्क, सो यू शुड डू दिस। तो 3 चीजें मैंने बताई, अगर मैं उन चीजों को समराइज करूं तो फर्स्ट थिंग इज टेक द कंसेंट फ्रॉम योर सब्सक्राइबर, सेकंड वन इज क्लियरली डिस्क्लोज व्हाट यू आर गोइंग टू डू विद द डेटा, एंड द थर्ड इज रेगुलरली अपडेट योरसेल्फ विद द रिलेटेड कंप्लायंस रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस। तो ये 3 चीजें हैं, उसको ध्यान रखें, तो मोस्ट ऑफ द चीजें आप अवॉइड कर सकते हो व्हाइल डूइंग ईमेल। अब ये टॉपिक मेरा बहुत ही पसंदीदा है, ये है कि ईमेल का सब्जेक्ट क्या रखते हैं। ये सब्जेक्ट वाला टॉपिक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इटसेल्फ है, चाहे वो यूट्यूब का सब्जेक्ट लाइन हो या ईमेल का सब्जेक्ट लाइन हो। वी ऑल नो कि ये भैया वो फ्लैग है, ये पास है जो यूजर को आपके कंटेंट तक लाएगा या नहीं लाएगा। इट्स लाइक इट्स कॉल इट अ गेट कीपर व्हिच विल काइंड ऑफ रीड कि भाई आपके पास वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये ऑब्वियसली वी ऑल नो द इंपॉर्टेंस ऑफ इट कि इट एक्ट्स एज अ गेटवे टू द कंटेंट दैट यू आर प्रपोजिंग। बट इसमें थोड़ा सा मैं ये धर्म संकट ये बोलूंगा कि इसमें ये हो जाता है कि ऑब्वियसली आप कुछ बहुत सा तड़कता भड़कता कुछ ऐसा लिख दो जिसको देख के लोग उसमें अंदर में आ जाए, बट फिर आपको देखना पड़ता है कि ठीक है बहुत क्यूरियस है या बहुत एंटरटेनिंग टाइप का है, तो आपने उसको लिख तो दिया, लोग आ तो गए, फिर अंदर देखेंगे यार सब्जेक्ट रखे आम, वहां अंदर मिल रहा है इमली। तो वो रेलेवेंस का जो फैक्टर है ना वो भी रखना पड़ता है, क्योंकि आप इररेलेवेंट और नॉट को रिलेटेड रखते हो तो फिर आपकी वो क्या कहते हैं, आपकी सीरियसनेस पे वो फिर सवाल उठता है कि यू डोंट सीम टू बी वेरी सीरियस कैंडिडेट, यहाँ कुछ और लिख रहे हो वहाँ कुछ और लिख रहे हो। ऑब्वियसली शायद आधा आंसर मैं खुद ही दे रहा हूँ उसमें कि चीजों को रेलेवेंट रखना भी जरूरी है, क्यूरियस रखना भी जरूरी है, बट ये बड़ा ही मुश्किल कॉम्बिनेशन है। ये एग्जैक्टली ईमेल कैंपेन जो चूंकि आपने बहुत किया है, इसका एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन कैसे कर सकते हैं? क्या चीजें हैं जो आप रिकमेंड कीजिएगा कि ईमेल सब्जेक्ट लाइन इन जनरल कैसे होना चाहिए एंड
हैं, कैसे नॉट ओनली दीज टू फैक्टर्स, इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। तो हाउ शुड वी कंक्लूड कि किस तरह के सब्जेक्ट्स लाइन को हमें चूज करना चाहिए टू परस्यू, ताकि हमारे कंटेंट तक वो यूजर्स को मैक्सिमम ला सके। जैसा आपने कहा है कि चीजों को एक्सेलरेट ज्यादा नहीं करना है, अदर वर्ड में कहे तो ओवर सेंसिटाइजेशन जो हम लोग करते हैं कोई भी कंटेंट के, उसको करने से बचना है। और ये सब लोग जानते हैं, दे आर डूइंग इट इंटेंशनली। तो अगर कोई ये कहता है कि नहीं मैंने जानबूझ के नहीं किया था, सो नो, दैट इज नॉट, आई एम गोइंग टू एग्री विद दैट। एवरीबॉडी अवेयर विद दैट। एक न्यूज को किस तरीके से बताया जा सकता है, इफ यू आर अचीविंग समथिंग एंड यू कैन टेल इन अ डिफरेंट वे, सो डोंट ओवर सेंसिलाइज विद द सब्जेक्ट लाइन। व्हाटएवर द मैटर इज, यू कैन प्रेजेंट देमसेल्फ इन अ better manner, in a catchy manner, but don't over sensationalize, don't over promise. That is also very important. लोगों को लगता है कि सब्जेक्ट लाइन की कोई हिस्ट्री नहीं होगी एंड आई कैन डू द ओवर प्रॉमिस, क्योंकि मुझे ओपन रेट इंप्रूव करनी है। सो इफ यू आर गोइंग टू डू द ओवर प्रॉमिस, द रिपरकशन इज व्हाट कि दे हैव अ वेरी हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दैट ईमेल। और जब वो ओपन करेगा और उसे ऐसा कुछ नहीं मिलता है वहां पे, तो दो चीजें ही करेगा। पहला, या तो खुश हुआ तो वो अनसब्सक्राइब कर देगा, और दुखी हुआ तो आपका स्पैम मार्क करेगा, और दोनों ही आपके लिए बेकार। सो डोंट ओवर प्रॉमिस, क्योंकि इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन आप हाई करते हो, और देन यू आर नॉट गोइंग टू डिलीवर दैट, बिकॉज़ दैट इज नॉट समथिंग यू आर डूइंग इन योर बिजनेस। सो डोंट ओवर प्रॉमिस। एंड कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि एकदम से अलग दिखते हैं, जो सेंस नहीं बनाते हैं, जो कि लगता है कि खुश कर रहा है लोगों को, जैसे फ्री एक ऐसा वर्ड है जिसको आप जब भी यूज करेंगे तो आपका सब्जेक्ट लाइन स्पैम नहीं है। इस तरह के बहुत सारे वर्ड हैं जिसको आपको यूज करने से बचना चाहिए, और इस तरह के वर्ड्स को यूज करके आप आपके ईमेल के कैंपेन के स्टेटस को नॉर्मलाइज करने की जगह पे आप अपने आप को डिग्रेड भी करते हो। सो डोंट यूज दैट एंड ट्राई टू फोकस द बेस्ट प्रैक्टिसेस। द बेस्ट थिंग इज कि even I have a list of some spamming words I can share with you. If you wanted to, you can comment. I will share my Google Docs link, so you can copy that link. You don't use that particular word around any campaign. तो उस वर्ड्स को यूज करने से बच सकते हो। लगभग 300-400 वर्ड की एक लिस्ट है जिसको आप हमेशा अवॉइड करना चाहिए, और काफी बड़ी लिस्ट है ये, हमेशा ध्यान में नहीं होता, बट आप यूज टू होते हो तो चीजें सिंपल हो जाती है आपके लिए। तो ट्राई टू अवॉइड दैट वर्ड। कीप द सब्जेक्ट लाइंस कंसाइज एंड कंपेलिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बड़ा नहीं रखें, क्योंकि फिर लोग पढ़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि छोटा सा स्पेस होता है ईमेल के लिए। मोबाइल में तो और भी छोटा होता है, डेस्कटॉप की तरह बड़ा भी होता है, तो उसकी एक कैरेक्टर लिमिट है। तो ट्राई टू सब्जेक्ट लाइन कंसाइज बट रेलेवेंट एज वेल एट द सेम टाइम। जो भी आपके कंटेंट उसके अंदर है, जो आप ईमेल को ओपन करने के बाद आप लोग पढ़ेंगे, वो वहां रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम सब्जेक्ट लाइन कुछ और डाल रहे हैं और नीचे कुछ और था। एटलीस्ट दे हैव सम सेंस ऑफ कनेक्टिंग, क्योंकि मैं समझता हूँ ये जो मार्केटर आपकी एक बहुत बड़ी प्रेशर होती है कि ओपन रेट कैसे कराएंगे। तो हाँ, ऑब्वियसली आप उस प्रेशर में थोड़ा सा सेंसलाइज कर सकते हैं, बट कीप इट असाइड, यू कैन कीप इट रिलेटिव, जिससे कि जब लोग सब्जेक्ट लाइन को ओपन पढ़ते हैं और जब वो सब्जेक्ट बॉडी लाइन पढ़ते हैं, बॉडी को पढ़ रहे हैं, लगे कि हाँ रिलेशन था, देन दे विल गोइंग टू गिव अ मोर ट्रस्ट ऑन योर कैंपेन, ऑन योर ईमेल फ्रॉम द नेक्स्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपके ईमेल्स को उन्होंने एक बार पढ़ा तो हो सकता है कि एक बार आपकी ईमेल अच्छी हुई, लेकिन अगर आपने ट्रस्ट जनरेट किया तो बार बार आपकी ईमेल को ओपन करेंगे। सो सब्जेक्ट लाइन शुड बी मैच विद द बॉडी कंटेंट। यूज द अर्जेंसी। अगर आपको ओपन रेट इंप्रूव करना है तो अर्जेंसी आप क्रिएट कर सकते हैं, क्यूरियोसिटी आप क्रिएट कर सकते हैं, आप पर्सनलाइज कर सकते हैं। मैंने पर्सनलाइजेशन की बहुत बात की, तो आप नाम के साथ, पोजीशन के साथ, समथिंग दैट इज गोइंग टू अपील टू योर ऑडियंस, आप उसको पर्सनलाइज करके आप सब्जेक्ट लाइन डाल सकते हो। जैसे हेल्प रीजंस, जैसे मेरा नाम है, तो ऑब्वियसली आई विल गोइंग टू स्टिक टू दैट नेम एंड आई विल गोइंग टू पुट मोर माय अटेंशन टू दैट पर्टिकुलर नेम, क्योंकि मुझे दिख गया मेरा नाम तो मैं उसको लेके जाऊंगा। तो पर्सनलाइजेशन इज हेल्प टू इम्प्रूव योर ओपिनियन, तो इसलिए जरूरी है कि आप उसका ध्यान रखें। प्लस जो मैंने पहले भी बात किया है, आज भी और हमेशा बात करूंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एबी टेस्टिंग कीजिए। कभी भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको एक रेसिपी दे दिया और आप यूज कीजिए ना। एवरी बिजनेस, एवरी डेमोग्राफिक्स, एवरी कंपनी हैव देयर ओन विनिंग फार्मूला टू विन द ईमेल मार्केटिंग रेस। तो इसके लिए एबी टेस्टिंग कीजिए, सब्जेक्ट लाइन की एबी टेस्टिंग कीजिए, लगातार कीजिए किसी भी बड़े कैंपेन से पहले, और व्हाटएवर द विनर इज कमिंग फ्रॉम योर साइड, यू शुड स्टिक विद दैट एंड यू शुड यूज दैट वन। इवन देयर इज आल्सो अ चांस ऑफ इंप्रूवमेंट। वो इंप्रूवमेंट एक साइजेबल अमाउंट ऑफ कैंपेन करने के बाद आप कीजिए, ताकि आप रिलेट कर सकते हैं कि फर्स्ट कैंपेन पे इतना किया था, ये करने के बाद यहाँ पे पहुंचा, और फिर यहाँ से फिर यहाँ पे। दैट इज समथिंग यू शुड डू। एंड ये एक दिन में भी नहीं आएगा और 10 साल में भी नहीं आएगा। ये तभी आएगा जब आप इंगेज होते हैं, पूरी तरह से उसमें घुसे होते हैं, और आपका माइंड इसी में होता है कि आपका ओपन रेट इंप्रूव हो। पॉसिबली है कि 1 to 2 ईयर में जब आप बहुत सारे कैंपेन करोगे तो आपको खुद ब खुद एक इंट्यूशन आ जाता है, आपके अंदर एक ऐसी एबिलिटी डेवलप हो जाती है कि यू शुड नो दैट पर्टिकुलर थिंग की विल वर्क, पर्टिकुलर थिंग विल नॉट गोइंग टू वर्क। समथिंग जो कि आप एक साइकिल चलाना बचपन में सीख जाते हो और 10 साल बाद, 50 साल बाद चलाओ तो आप भूलते नहीं। ये काइंड ऑफ थिंग है जहाँ पे आप प्रैक्टिस करो 1-2 साल, ऑब्वियसली इसमें जरूरत होती है प्रैक्टिस, बट लेटर ऑन यू विल बिकम अ हैबिचुअल ऑफ इट एंड यू विल गोइंग टू बी इन इट फॉर द टाइम। तो ईमेल
कैंपेन में हमने बहुत सारे एस्पेक्ट्स की बात की है। आई थिंक थोड़ा सा स्पेसिफिक मैं अभी पूछना चाहूंगा इसकी। थोड़ा सा हमने लीड जनरेशन की बड़े कॉन्टेक्स्ट में बात की थी कि ईमेल कैंपेन्स का एक बहुत बड़ा कारण होता है कि यू सेंड द कोल्ड ईमेल बट यू एक्सपेक्ट वार्म लीड जनरेशन फ्रॉम देयर, या फिर आपको एक बहुत स्ट्रांग जरूरत होती है, खासकर ई कॉमर्स में ज्यादा होता है बट इन जनरल होता है कि आप वो कस्टमर्स रिटेंशन को कैसे ज्यादा से ज्यादा अचीव करो। यदि हम इन दोनों पर्सपेक्टिव से देखें कि फॉर द पर्पस ऑफ लीड जनरेशन, लीड नर्चरिंग एंड फॉर द पर्पस ऑफ कस्टमर ऑप्टिमाइजेशन, तो ईमेल कैंपेन इसमें हमें कैसे ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर सकता है। इन जनरल तो हमें मालूम है कि इसके लिए हम इसको यूज करते हैं, कैसे करना चाहिए। इन चीजों पे फोकस करके यदि ईमेल कैंपेन को हम करें तो हमारा अप्रोच कैसे थोड़ा सा अलग होना चाहिए, क्या कुछ स्पेसिफिक चीजें करनी चाहिए ताकि हम इसको अचीव कर सकें। ईमेल मार्केटिंग में लीड जनरेशन का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। मुझे लगता है कि बहुत ही इफेक्टिव मीडियम भी है ईमेल मार्केटिंग लीड जनरेशन के लिए। और अगर आपके पास पहले से ही ईमेल सब्सक्राइबर हैं तो वेल एंड गुड, यू शुड ट्राई टू क्यूरेट द कंटेंट दैट इज गोइंग टू अपील योर ऑडियंस एंड यू कैन विन देम। Surely you are going to win them. Many of them already winning it, so you will also going to win them. Only thing is you have to do the audience research, try to understand the audience and do the personalization as per their expectations, so they will going to appeal it. तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। एक चीज है जो मैंने पहले भी बताया कि लीड जनरेशन भी दो तरह के हैं। पहला आपके पास ऑलरेडी लीड्स हैं, दे आर इंटरेस्टेड इन, दे आर सब्सक्राइबर, दे आर सब्सक्राइबर, न्यूज़लेटर सब्सक्राइबर। द सेकंड है कि आप बस कहीं से डेटा लेके आ रहे हो और कैंपेन कर रहे हो। मैं बात कर रहा हूँ पहले वाली की, जहाँ पे आपके पास ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं एंड यू आर सेंडिंग द मेल्स एवरी टाइम। उसको आप कैसे गेन कर सकते हो? डेवलप टेलर्ड कंटेंट जो कि एग्जैक्टली आपके कस्टमर के जो रिक्वायरमेंट है उसको टारगेट करता हूँ, उसकी जो इंटरेस्ट है उसको टारगेट करता हूँ। क्योंकि हर कस्टमर की एक जर्नी होती है। दे आर साइन अप इन द लास्ट वीक, मे बी इन 2 वीक्स अगो, मे बी 1 मंथ अगो और 1 ईयर अगो। वो अलग-अलग साइकिल में दे हैव somebody have already trust on your brand, somebody are just seeking information from you, somebody in the stage of wanting, desiring, or somebody in the stage of purchasing something from you. So based on that you should tailor your content. You can create the content. Like अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूँ तो जब आप नए सब्सक्राइबर हो तो क्या बताओगे? आप अपने सक्सेस के बारे में बता सकते हैं, आपको यूट्यूब कैसे वर्क करता है उसके बारे में बताओगे, ट्यूटोरियल आप ऐसा जनरेट करोगे यूट्यूब को आपके सर्विसेज और आपके प्रोडक्ट अगर उसको यूज करने के बारे में उसको बताएगा। अब अगला स्टेज क्या हो सकता है कि जब आप उसको यूज के बारे में पता चल गया है, आपके बारे में उसको ट्रस्ट हो गया, देन यू शुड टेल हिम द केस स्टडी। केस स्टडी से वो रिलेट कर सकता है कि कैसे लोग अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं यूजिंग दैट पर्टिकुलर सर्विस और यूजिंग दैट पर्टिकुलर टूल्स। तो वो ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। अब उन्हें ज्यादा विश्वास होगा कि अच्छा इसने ये भी सेम इंडस्ट्री में था, उसने ये किया और तो ये सक्सेस मिला है। सो नाउ दे विल गोइंग टू डिजायर कि चलो मुझे ये चीजें परचेज करनी है। तो जब आप परचेज के ऊपर आते हो तो देन यू आर गोइंग टू सेल हिम, यू आर गोइंग टू गिव हिम द डिस्काउंट, यू आर गोइंग टू गिव हिम द गिवअवे, you are going to give him the occasional offers, you are going to provide him the updates about the new content, new product, new launching। क्योंकि हो सकता है कि कुछ ऐसी चीजें उनको अपील करें जो वो परचेज कर रहे हैं। So that is having something different journey of the customer, and based on that you have to create your content and it will convert and it will going to convert most of the time। दूसरी जो चीजें हैं कि आपकी कस्टमर की जो फीडबैक है उस पर भी आपको ध्यान करना चाहिए। इम्प्लीमेंट द कस्टमर फीडबैक। आप सर्वे कीजिए, आप फॉलो अप ईमेल्स कीजिए और उनसे पर्सनलाइज जो भी है कन्वर्सेशन अगर कर सकते हो पर्सनलाइज आप उससे कीजिए एंड यू शुड गेट द आइडियाज फ्रॉम देयर एंड बेस्ड ऑन दैट यू शुड कस्टमाइज योर ईमेल कैंपेन्स एंड इट विल आल्सो गोइंग टू हेल्प यू टू रीच आउट टू द एग्जैक्ट प्रॉब्लम ऑफ योर ऑडियंस और बेस्ड ऑन दैट यू कैन pick your product। इवन आप उसको कस्टमाइज कर सकते हो उस प्रोडक्ट या सर्विसेज को, कुछ इंप्रूव कर सकते हो जिससे कि जो आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो उस प्रोडक्ट और सर्विसेज को ले, जिससे कि आपका कन्वर्जन इंप्रूव होगा। उसके बाद जो अगला पॉइंट जो समझ में आता है वो ईमेल ऑटोमेशन की जरूरत है। क्योंकि आप बहुत सारी ईमेल कर रहे हो तो ऑटोमेशन से क्या कर सकते हो? आप पर्सनलाइजेशन कर सकते हो, एग्जैक्ट टाइम पे आप शेयर कर सकते हो, नंबर ऑफ ईमेल्स आप बराबर बहुत ज्यादा कर सकते हो, आप उनकी पर्सनलाइज रिजल्ट को रिप्लिकेट कर सकते हो अगले कैंपेन के लिए। सबसे बड़ी बात है कि आपको ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। दे ऑल आर इन ऑटो पाइलट, सो दे विल गोइंग टू फाइंड समथिंग जो कि आपके एफर्ट को भी नहीं लग रहा है, आपको अपना टाइम भी नहीं देना पड़ रहा है, बट दे विल फाइंड इट कि मुझे रिलेवेंट रिप्लाई बहुत ही अच्छे से आ रहा है, तो मे बी दे विल गोइंग टू कन्वर्ट। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स यू शुड कीप इन माइंड, जिससे कि जो आपकी लीड जनरेशन है वो आपकी इंप्रूव होगी, जो कस्टमर की रिटेंशन है वो भी इंप्रूव होगी। द रीजन इज आपके जो ईमेल सब्सक्राइबर है दे विल गोइंग टू कन्वर्ट, दे विल गोइंग टू परचेज योर सर्विसेज एंड प्रोडक्ट, they will be related to you because you have followed the ethical
process of getting those subscribers through the giveaway, through the ebooks, through the good content, good tutorials, good email copy, through the good content on the website, तो ये सारे आपके लिए रेलेवेंट ही थे, तो ऑडियंस आपके रेलेवेंट ही है, बट आपको क्या करना है, चीजों को इतनी इंप्रूव करनी है कि जो उन्हें लगे कि नहीं यार किसी की जरूरत थी और मुझे ये तो अब मिल ही रहा है तो मैं इसको परचेज करूंगा. इन दैट वे यू विल गोइंग टू गेट द लीड, यू विल गेट द लीड कन्वर्जन फ्रॉम द ईमेल.